बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिएशंस एक्सपोजर। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया और आज का टॉपिक रेडिएशन एक्सपोजर भी रेडियो एक्टिविटी से ही रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, रेडिएशन एक्सपोजर टर्म का मतलब ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हाउ मच रेडिएशंस वी आर रिसीविंग फ्रॉम आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे सराउंडिंग में कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी वजह से हम रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को रिसीव करते हैं, और अगर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी वजह से हम रेडियो एक्टिव रेडिएशंस रिसीव करते हैं तो इन रेडिएशंस को क्या कहा जाता है। आज के इस लेक्चर के एंड पर आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आप बता सकेंगे कि व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशंस एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दीज बैकग्राउंड रेडिएशंस। डियर स्टूडेंट, मैंने टर्म बोली बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस बेसिकली हमारे सराउंडिंग में मौजूद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की वजह से इमिट होने वाली अल्फा, बीटा, गैमा या एक्स रेज या मल्टीपल अदर रेज जो हमारे लिए डेंजरस हैं, उनको इमिट करने वाले आइसोटोप्स जब ये रेडिएशंस इमिट करते हैं तो इन रेडिएशंस को कहा जाता है बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब हमें अपनी रूटीन लाइफ में अपने सराउंडिंग में मौजूद इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की वजह से इमिट होने वाली रेडिएशंस नॉर्मली नजर नहीं आती, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं और हम अपनी रूटीन लाइफ में इन रेडिएशंस की सर्टेन अमाउंट को रिसीव कर रहे होते हैं। और ये रेडिएशंस क्या कहलाती हैं? ये रेडिएशंस कहलाती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। अगर इनकी प्रेजेंस को आपने चेक करना है तो यू विल यूज रेडिएशन डिटेक्टर विच इज नेम्ड एज GM काउंटर, या जिसे आप गीगर मूलर काउंटर भी कहते हैं। आपने गीगर मूलर काउंटर वाले टॉपिक में पढ़ा कि अगर हम इस GM ट्यूब के सामने एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखें तो ये हमें कुछ इस तरह का काउंट रेट डिस्प्ले करता है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में एज सच कोई रेडियो एक्टिव सोर्स मौजूद नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप इस GM काउंटर को एटमॉस्फेयर में कहीं प्लेस करें तो ये आपको काउंट रेट शो करना स्टार्ट कर देता है। ऑल्दो आपने कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स इसकी ट्यूब के सामने प्लेस नहीं किया, लेकिन फिर भी ये काउंट रेट शो कर रहा है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये क्यों काउंट रेट शो कर रहा है? तो इसका आंसर है बैकग्राउंड रेडिएशंस। डियर स्टूडेंट, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस मौजूद हैं। अब इनकी मौजूदगी की दो रीजंस हैं। एक तो रीजन है नेचुरल रेडियो एक्टिव सोर्स प्रेजेंस और सेकेंड रीजन है मैन मेड रेडियो एक्टिव सोर्सेज या man-made activities which are causing the amount of radioactive radiation in our environment. So हम one by one देख लेते हैं कि ये background radiations जिनकी presence GM काउंटर ने शो की, इनकी reasons क्या क्या हैं या इनके sources क्या क्या हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं natural sources for radioactive radiations। नेचुरल सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस में जो पहला हम डिस्कस करेंगे वो है रेडियो एक्टिव रॉक्स। डियर स्टूडेंट, हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसी रेडियो एक्टिव रॉक्स मौजूद हैं जिनको आप ग्रेनाइट रॉक्स भी कहते हैं, और ये रॉक्स रेडियो एक्टिव रेडिएशन की एक सर्टेन अमाउंट को इस एटमॉस्फेयर में जनरेट कर रही हैं। इन रॉक्स की एक ह्यूज अमाउंट यूके के इलाके कॉर्नवॉल में पाई जाती है। सो वो लोग जो यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवॉल एरिया में रहते हैं, उनका इन ग्रेनाइट रॉक्स की वजह से रेडियोएक्टिव रेडिएशंस के साथ कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है या रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरी रीजन नेचुरली जो रेडियोएक्टिव रेडिएशन की अमाउंट को इंक्रीज करने की है वो कहलाती है
कॉस्मिक रेज। डियर स्टूडेंट, कॉस्मिक रेज हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो सन से, डिफरेंट गैलेक्सी से या डिफरेंट स्टार्स से इमिट होते हैं और हमारे इस एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं। और ये पार्टिकल या कॉस्मिक रेज हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्रिएट करती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस को। ये तो दो वो सोर्सेस थे जो नेचुरली हमारे इस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं और ये सोर्सेस कॉज कर रहे हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस को। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द मैन मेड सोर्सेस फॉर रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। डियर स्टूडेंट, अगर हम मैन मेड एक्टिविटीज की बात करें तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। जब भी न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की जाती है तो ऑल्दो ये बहुत ही फार या रिमोट एरियाज में की जाती है, लेकिन फिर भी इन न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग के प्रोसेस में इमिट होने वाले स्मोक या इस प्रोसेस में इमिट होने वाली डिफरेंट रेडिएशंस हमारे इस एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट कर जाती हैं और वो जनरेट करती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस को। और सेकेंड मैन मेड सोर्स है न्यूक्लियर पावर प्लांट वेस्ट। डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज करते हैं और जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक दफा यूज कर लेते हैं तो फिर भी इसके वेस्ट में यूरेनियम मौजूद रहता है। सो जब आप इस वेस्ट को डंप करते हैं तो इसमें रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। सो इसीलिए जब आपने न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करना हो तो इसे सॉल्ट माइंस में डीप डिगिंग करके वहां डंप किया जाता है। लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि आपका एटमॉस्फेयर इस टेक्निक को यूज करने के बावजूद 100% रेडियो एक्टिविटी से महफूज रहा। थर्ड जो रीजन है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट्स। समटाइम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, 2011 में जब सुनामी आया था तो जापान में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट को उसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था और न्यूक्लियर पावर प्लांट में मौजूद रेडियो एक्टिव मटीरियल वाटर में और इस एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो गए और ऑब्वियसली जो रेडियो एक्टिव मटीरियल उस टाइम पर डिसॉल्व हुआ था वो कंप्लीटली खत्म होने के लिए एक इन्फिनिट टाइम लेगा। सो इन न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की वजह से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इस एटमॉस्फेयर में जनरेट हो सकती हैं और इनकी लाइफ टाइम को आपने पढ़ा कि इनकी लाइफ टाइम एक इन्फिनिट टाइम लेती है फॉर कंप्लीट डिके। सो इन एक्टिविटीज की वजह से जनरेट होने वाली रेडियो एक्टिव रेडिएशन जनरेट करती हैं बैकग्राउंड रेडिएशन के फैक्टर को। डियर स्टूडेंट, हमारे इस एटमॉस्फेयर को इन हार्मफुल रेडिएशन से प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ने हमें एक ओजोन लेयर इस एटमॉस्फेयर में नेचुरली बना कर दी और इस ओजोन लेयर की थिकनेस सन रेज या कॉस्मिक रेज में से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज और डिफरेंट अदर हार्मफुल पार्टिकल्स को अर्थ तक या इस एटमॉस्फेयर तक आने से प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन विद टाइम हमारी ही या मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो डिप्लीट होती जा रही है, थिन होती जा रही है और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की वजह से वो हार्मफुल रेडिएशंस जो पहले हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं हो पाती थी अब वो ओजोन लेयर को क्रॉस करके हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से बैकग्राउंड रेडिएशन का फैक्टर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ओजोन लेयर के थिन होने की जो मेन रीजंस थी वो थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेशन में बहुत ज्यादा यूज होती थी और प्लास्टिक एंड फोम इंडस्ट्री में रिलीज होने वाले केमिकल्स और एरोजोल स्प्रेज। ये वो फैक्टर्स थे जो ऐसे एलिमेंट्स को इस एटमॉस्फेयर में जनरेट कर रहे थे जो ओजोन लेयर की थिकनेस को कम कर रहे थे। अब इन एलिमेंट्स को यूज करने पर बैन है। अब इनकी जगह पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली एलिमेंट्स को यूज किया जाता है ताकि ओजोन लेयर की फर्दर डिप्लीशन से बचा जा सके। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, अगर आप किसी ऐसे रूम में मौजूद हैं जहां प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो अर्थ में से इमिट होने वाली
जो रेडियो एक्टिव रेडॉन गैस है उसकी कंसंट्रेशन रूम में इंक्रीज होने की वजह से आपका रेडिएशन एक्सपोजर इंक्रीज हो जाएगा। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर रूम में एक प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि रेडॉन की इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन से बचा जा सके। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, आप हैरान होंगे कि हमारी फूड में भी पोटेशियम 40 और कार्बन 14 जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फूड में पाए जाते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन बहुत ही मिनिमाइज्ड फॉर्म में होती है जो हमारे लिए इतनी डेंजरस नहीं होती। इसके अलावा मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें डेंटल एक्सरे या चेस्ट एक्सरे, इन फैसिलिटीज़ में यूज़ होने वाली एक्सरेज भी हमारे बॉडी का एक रेडिएशन एक्सपोजर फैक्टर जनरेट करती हैं और इन रेडिएशन की सराउंडिंग में भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की एक कॉज है। सो कोशिश करनी चाहिए कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो एक्सरेज ना करवाए जाएं, क्योंकि अगर आप एक्सेस ऑफ एक्सरे करवाएंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए भी डैमेजिंग है और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी वो डैमेजिंग है। डियर स्टूडेंट, इन बैकग्राउंड रेडिएशंस के साथ अब हमारा एक्सपोजर कितना होता है ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में काम करते हैं या किस एरिया में हम रहते हैं। अगर आप बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट के वर्कर्स की तो ऑब्वियसली उनका रेडिएशन एक्सपोजर डेली लाइफ के अकॉर्डिंग है। वो डेली रूटीन लाइफ में रेडिएशन के एक्सपोजर के सामने जाते हैं। सो उनको चाहिए कि वो ऐसे डोजीमीटर्स यूज़ करें जो उनको ये बता सकें कि वो अपनी रूटीन लाइफ में कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट तक तो ये रेडिएशन सेफ हैं, लेकिन एक सर्टेन रेंज से अगर इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो ये हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी आईज के लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं। इसके अलावा वो वर्कर्स जो सॉल्ट माइन वर्कर हैं उनका भी रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप बात करें तो पायलट्स और पायलट के साथ क्रू मेंबर सब कॉस्मिक रेज के एक्सपोजर में होते हैं। सो इन सारे वर्कर्स को जो ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां रेडियो एक्टिविटी का एक्सपोजर ज़्यादा है, इन सबको चाहिए कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज़ करें ताकि रेडिएशन एक्सपोजर से बचा जा सके। डियर स्टूडेंट, ये तो था कि हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड सोर्सेज रेडियो एक्टिव रेडिएशंस या बैकग्राउंड रेडिएशंस की अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। इन रेडिएशंस के साथ हमारा एक्सपोजर कितना है ये मेजर करने के लिए हमें यूज करनी पड़ती हैं डिफरेंट यूनिट्स, और इसके साथ साथ कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितनी रेडिएशंस एमिट कर रहा है वो भी मेजर करने के लिए ऑब्वियसली हमें ज़रूरत पड़ेगी यूनिट्स की। सो ये जानने के लिए कि वो कौन सी यूनिट्स हैं जिन्हें यूज़ करके हम ये मेजर कर सकते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितनी रेडिएशंस एमिट करता है और कोई भी ह्यूमन बॉडी या कोई और सरफेस कितनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, इन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल यूनिट्स मेजरमेंट्स, या हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन यूज डिफरेंट यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडिएशंस। बट ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।